So, Jai Hind, everyone. Welcome back to the current affairs classes. Today we have 12 topic. पहला टॉपिक है इंडिया चाइना हैव सेट टाइज ऑन द राइट ट्रैक. तो ये कंटिन्यूसली चल रहा है और एससीओ एंड ब्रिक्स के पहले ही डिसंगेजमेंट हमने स्टार्ट किया था. कौन कौन सा जगह था? तो वहाँ पे जो इशू था एंड ऑल्सो कुछ और भी एरिया हैं, तो वहाँ पे हम वापस से अपना जो पहले वाला सिस्टम था कि जहाँ तक हमारी आर्मी जाती थी वो हमने रीस्टोर किया है, तो उस पर है. देन वी विल सी मेनली यहाँ पे हम सांगपो लेक का नाम सुना है? 3 इडियट्स में लास्ट में दिखाता है, ठीक है. तो वो वाले लेक का आधा पार्ट चाइना के पास है, आधा हमारे पास है. आधा 50% विद द चाइना, 40% विद द इंडिया. 10% बीच का जो है उस पर अभी भी डिस्प्यूट है कि वो 10% क्या है, तो उसको बफर जोन अभी बना के रखा है. ढाका सम्मन्स इंडियाज इनवॉय आफ्टर द ब्रीच एट द अगरतला मिशन. अगरतला कहाँ पे है? शेड्यूल 6 भी पढ़ा था. असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम स्टेट ही है, ठीक है. उसका कैपिटल अगरतला है. ओके. तो वहाँ पे बांग्लादेश में जो हिंदूज पे अटैक हो रहा है उसके खिलाफ हम वहाँ पे बांग्लादेश का जो कमीशन है, जो वहाँ पे कंसुलेट होता है, उस पे प्रोटेस्ट चल रहा है. और इंडियन के कुछ ग्रुप हैं जिन्होंने अटैक भी किया है, तो उसको लेके बांग्लादेश ने हमें कंप्लेन किया है. दिस इज फ्रॉम द दिस न्यूज. ओके. Then we will see that the reflection on the Baku's NCQZ's outcome. NCQZ's outcome क्या है? NCQZ बाकू में चल रहा था, अजरबैजान में क्या चल रहा था कि पैसा मांग रहे थे हम लोग. उस पैसे को जो हमने नाम दिया है दैट इज द NCQZ. N का मतलब न्यू, C का मतलब कलेक्टिव, Q का मतलब क्वांटिफाइड, जी का मतलब गोल्स. कि एग्जैक्ट पैसा कितना बता दीजिए कि आप लोग दे रहे हैं, ठीक है. 100 बिलियन डॉलर की पहले बात हो रही थी. 100 बिलियन डॉलर से हमने ये निगोशिएशन के लिए अपना एम रखा था कि 2025 से 2035 तक जो हमारा टारगेट था कि कम से कम 1 ट्रिलियन डॉलर हम लें डेवलप्ड वर्ल्ड से, लेकिन वो 300 बिलियन डॉलर ही देने को तैयार हैं. तो वही है. आज इंटरनेशनल वर्ल्ड लाइफ डेज भी है, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. 4 दिसंबर वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डेज. अभी आगे देखेंगे, ठीक है. देन वी विल सी दैट द रीथिंकिंग रिप्रेजेंटेशन फॉर द मीनिंगफुल COP30. तो COP30 नेक्स्ट अभी जो चल रहा था दैट इज द COP29. नेक्स्ट वाला COP30 होगा, ठीक है. वो ब्राजील में होने वाला है. तो उसके लिए अभी से हम कैसे रिप्रेजेंटेशन डिफरेंट एरिया को कर सकते हैं उस पर डिटेल में आर्टिकल है. इन तीनों आर्टिकल एक ही जैसे हैं. रिफ्लेक्शन ऑफ द बाकूज NCQZ आउटकम, rethinking representation for the meaningful COP30 and local action amidst the global inertia. यहाँ पे ये बात हो रही है कि अब लोकल एक्शन की जरूरत है. लोकल एक्शन का मतलब नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे और थर्ड टीयर्स का जो हमारा गवर्नमेंट होता है, जैसे ग्राम पंचायत, लोकल बॉडीज, उस पे हम एक्शन लेना. क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पे तो उतना इफेक्टिव नहीं हो रहा है, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पे कोई एक भावना नहीं है. जैसे नेशंस का भावना है कि इंडिया हमारा देश है, लेकिन पृथ्वी इस तरीके का इमोशंस नहीं आता है ना. अभी प्लेनेट का कोई एक गवर्नमेंट नहीं है, देश का एक गवर्नमेंट है, स्टेट का गवर्नमेंट है, बट नेशनल लेवल पे जो ऑर्गेनाइजेशन है उस तरीके से अभी इमोशन को हमारे नहीं जोड़ पा रहे हैं जिस तरीके से नेशन के नाम पे हम लड़ लेते हैं या जो भी है. प्लेनेट बचाने के नाम पे कोई नहीं लड़ रहा है, लेकिन प्लेनेट ही सबसे इंपॉर्टेंट है, लेकिन नेशन के नाम पे हम लोग लड़ झगड़ लेते हैं. दैट इज द इशू. ओके. तो इसीलिए हमें अब सोल्यूशन जो ढूंढना दैट इज ऑन द लोकल एक्शन. तो ये तीनों GS पेपर 3 के पार्ट हो जाएंगे. पावर ऑफ पार्डन किस लिए न्यूज में है? US के प्रेसिडेंट ने अपने बेटे को ही पार्डन दे दिया है. इनटू द ड्रग के केस में, आर्म्स स्मगलिंग के केस में उनको पकड़ा गया था. और उन्होंने पहले जब इलेक्शन हो रहा था तो बड़े बड़े वादे कर रहे थे कि मैं अपने बेटे को कतई पार्डन नहीं दूंगा. तो ये हमें देखने को मिला कि पार्डनिंग का पावर मिसयूज भी कई बार हो जाता है. US में बहुत मिसयूज हुआ है, जैसे बिल क्लिंटन ने भी किया हुआ है. लास्ट जो हमारे प्रेसिडेंट अभी दोबारा इलेक्ट होकर आए हैं, ट्रंप ने भी किया हुआ है, ठीक है. अपने रिलेटिव्स का किसी न किसी का किया हुआ है. तो इसीलिए ये न्यूज में है. मेन हमें इंडिया के साथ कंपेयर करना होता है. इंडिया में भी प्रेसिडेंट एंड गवर्नर के पास पार्डनिंग पावर है, दैट इज बाय द
then we will see that the unpredictable rainfall makes farming in Marathwada ever harder. तो already मराठावाड़ा जो रीजन है दैट इज द रैन सैडो रीजन. रैन सैडो का मतलब क्या होता है? कोई माउंटेन है, मॉइस्चर वहां बारिश कर दिया, फिर बादल उधर मॉइस्चर नहीं रहेगा तो बारिश नहीं होगा, तो वो रैन सैडो होगा. तो मराठावाड़ा ऑलरेडी रैन सैडो एरिया है और भी इसके साथ इशू है कि जो रेनफॉल है वो जो थोड़ा बहुत होता भी था वो अनप्रिडिक्टेबल हो गया है, कभी होएगा कभी ज़्यादा होगा. तो और भी डिसीजन मेकिंग जो होता है एग्रीकल्चर से रिलेटेड वो डिफिकल्ट हो जाता है. दिस विल बी पार्ट ऑफ जीएस पेपर वन. एज जीएस पेपर वन में ज्योग्राफी एग्रीकल्चर से रिलेटेड हो जाएगा, क्लाइमेट जो है. और जीएस पेपर थ्री डिजास्टर मैनेजमेंट, कि जब अनप्रिडिक्टेबल है तो क्या हो सकता है, इससे ड्रॉट का कंडीशन होगा, ड्रॉट के कंडीशन के बाद फेमाइन आ सकता है, तो उसको बचाने के लिए आप डिजास्टर मैनेजमेंट कीजिए, तभी तो फेमाइन को बचा सकते हैं. तो दोनों का ओवरलैपिंग है. देन वी विल सी दैट द सैलियंस ऑफ द प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट कंटिन्यूअसली न्यूज में है. फिर से आज पूरा डिटेल में दिया हुआ है कि क्या इसके मेन पॉइंट्स हैं, तो एक बार हम रिवीजन कर लेंगे. क्या है प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट, आप लोग बता दीजिए. कई बार ऐसे ऐसे कुछ भी हो सकता है, ठीक है. मंदिर है, मस्जिद है, चर्च भी हो सकता है, गुरुद्वारा भी हो सकता है, जो भी हो सकता है. अब मैं गया, मैं हिस्ट्री पढ़ के आया, मैंने कहा अरे ये जहाँ पे मस्जिद है यहाँ पे तो औरंगजेब ने तोड़ के मस्जिद बनवाया, पहले मंदिर था. तो फिर लड़ाई स्टार्ट हो जाएगा, केस जाएगा. फिर ये होगा कि अब लड़ाई होते यही सब हारमोनी कैसे बना पाएंगे, तो नहीं बना पाएंगे. एक केस था राम जन्मभूमि वाला, तो वो जब केस आया तो गवर्नमेंट बहुत परेशान हो गई. तो गवर्नमेंट ने इसका सोल्यूशन ढूंढा कि ऐसे तो हर चीज पे लोग जाके कहेंगे, ऐसे तो किसी का भी अगर मानिए घर 10 पुस्त पहले कोई कब्जा किया था, अब जो लोग बस गए उनको तो आप तोड़ के भगा नहीं सकते. वो तो अभी जो गलती करेगा उसको करेंगे ना, आप सजा देंगे. अगर हिस्ट्री में जाएंगे तो हिस्ट्री तो बहुत पीछे पीछे चली जाती है. तो वही होता है ना कि आप मस्जिद तोड़ देखेंगे कि मस्जिद तोड़ के बनाया गया है, फिर देखेंगे कि मंदिर किस पे तोड़ के बनाया गया है, तो फिर स्तूप मिलेगा तो फिर वो तोड़ के बनाएंगे. तो ये इशू आता रहेगा. तो इसके सोल्यूशन के लिए गवर्नमेंट ने सोचा कि एक हमें लॉ लाना चाहिए, और वो लॉ ये बोलता है कि 1947 15 अगस्त जब हमारा देश जिस दिन आजाद हुआ, 15 अगस्त 1947, हम कहीं पे भी झगड़ा है, कोई ये कहेगी क्या कि यहाँ पे मस्जिद नहीं मंदिर नहीं मस्जिद था, यहाँ मस्जिद नहीं मंदिर था, तो हम और कुछ नहीं देखेंगे. हम जाएंगे और सिर्फ ये देखेंगे कि 15 अगस्त 1947 को ये क्या था, उसके पहले क्या था उससे हमें कुछ मतलब नहीं है. 1947 में जो था वही माना जाएगा. उसके एक दिन पहले भी तोड़ के बनाया गया हो तो वो केस नहीं किया जा सकता है, वो केस के जैसे नहीं लिया जा सकता. ये लॉ ही बना दिया. क्लियर हो रहा है? तो इससे हमने सोचा कि मतलब जो लड़ाई झगड़ा है पहले का आएगा ही नहीं. लेकिन ये केस आने के पहले बाबरी मस्जिद केस पहले ही कोर्ट में था, तो वो पहले से था लॉ बनने के पहले, तो उसको हमने एक्सेप्शन दे दिया. लेकिन अब कोई नया आप केस नहीं कर सकते, नया आप कोर्ट में नहीं जा सकते हैं नए केस को लेके ऑन द 1947 का हमने डेट रखा है. लेकिन उसके पहले जैसे 1991 में ये लॉ आ गया, तो 1991 के पहले से ये बाबरी मस्जिद का केस आ रहा था. तो लॉ बनने के पहले से है तो उसको तो हम अलग नहीं कर सकते हैं, तो उसको हमने एक्सेप्शन दे दिया. लेकिन 1991 के बाद से कोई भी नया केस आप दायर नहीं कर सकते हैं कि आपकी यहाँ पे मंदिर था कि मस्जिद था कि गुरुद्वारा था, ये आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं. ठीक है, इसी बात को है थोड़ा सा इसमें डिटेल में दिया हुआ है कि कैसे केस बदल रहा है, क्यों इतना ज्यादा सर्वे का मैटर आ रहा है, वो हम इसमें एनालिसिस करेंगे. लेकिन इस एक्ट का मेन जो कोर है वो यही है कि प्लेस ऑफ वर्शिप का जो नेचर है कैसा है वो हम डिसाइड करेंगे. 1947 में जो हमारा वहां पे स्टेटस था वो हम मेंटेन रखेंगे. पार्डनिंग पावर हो ही गया. देन वी विल सी दैट द जस्टिस मनमोहन अपॉइंटेड जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. तो पीसेस में पूछ सकते हैं. बैंक बिल्स पासेज लोकसभा अलाउज एन वन अकाउंट फॉर नॉमिनीज. तो अभी हमने नॉमिनीज का नंबर बढ़ा दिया. पहले नॉमिनीज सिर्फ एक ही देते थे, अभी नॉमिनीज 4 कर सकते हैं. तो ये थोड़ा सा चेंज है. मोर केसेज लेड अंडर SC/ST एक्ट ड्यू टू मोर अवेयरनेस. ऐसा माना जा रहा है कि अभी लोग ज्यादा पढ़ाई कर रहे हैं, शिक्षित ज्यादा हो रहे हैं. तो पहले अशिक्षित थे, कोई मार के भी चला जाए, कोई उनको गाली दे के चला जाए, तब भी लगता था कि हमारे डेस्टिनी ऐसा है. लेकिन मानिए आप पढ़ लेते हैं, आपको ये पता चल जाए कि अगर हमारे जात के खिलाफ कोई बोलता है या कोई लड़ाई करता है, कोई भला बुरा कहता है, तो मैं केस कर देता हूँ, तो केसेस बढ़ेंगी.
या कोई आपके ही कम्युनिटी से लीडर आ जाए, वो एजुकेटेड है, वो बताने लगे कि देखो कोई तुम्हें गाली दे या कुछ भी तुम्हें नीचा दिखाए तो तुम बताना, हम लोग केस करेंगे। तो अवेयरनेस ज़्यादा हो रहा है, इसीलिए केसेस ज़्यादा बढ़ रही हैं। मेन ये लॉजिक दिया जा रहा है। लॉजिक कौन दे रहा है? मिनिस्टर साहब कह रहे हैं कि सचमुच में हम कुछ ऐसा नहीं है कि पहले से ज़्यादा बढ़ गया है, लोग ज्यादती अत्याचार नहीं कर रहे हैं, बस लोगों को ज्ञान हो गया है, इसीलिए लोग केस ज्यादा कर रहे हैं। दिस इज द मेन थिंग। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे है आज, मेकिंग क्लेरियन कॉल टू प्रोटेक्ट इंडियाज क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज। तो क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज किसके अंडर में आता है? आईयूसीएन ने कैटेगराइज किया है, ठीक है। तो आईयूसीएन में कई कैटेगरी आता है, एक दिन हम लोग पढ़े थे। एक्सटिंग था, क्रिटिकली इंडेंजर्ड था, इंडेंजर्ड था, फिर लिस्ट कॉन्सर्न था, ऐसा था ना। तो ये सब चीजें थी, और एक में था डेटा इनसफिशिएंट। डेटा सफिशिएंट नहीं था, पता ही नहीं था, तो वो डेटा इनसफिशिएंट था। सबसे ज्यादा एक्सट्रीम केस क्या होगा? एक्सटिंक्ट हो जाएगा। चीता जैसे एक्सटिंक्ट हो गए थे, हम दोबारा अफ्रीका से लाके बसा रहे हैं। ऐसे अगर कुछ दिनों में हमें लग रहा है कि जो इंडियन ग्रेट बस्टर्ड है उसके 100-150 बच्चे हैं, वो भी एक्सटिंक्ट हो सकते हैं। दैट इज द केस। तो हाँ, सरवाइव नहीं कर पा रहे, पर कोशिश कर रहे हैं कि हम लाके उनको इंक्रीज कर ले नेचुरल, क्योंकि लॉयंस, टाइगर और चीता पहले इंडिया में थे नेचुरल रूप से, 1950 के बाद से एक्सटिंक्ट हो गए हैं। तो एडॉप्शन में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, हो सकता है इसीलिए अभी सरवाइव नहीं कर पा रहे हैं। कहाँ कहाँ से हम चीता लेके आ रहे हैं? नाइजीरिया से तो नहीं ला रहे हैं, उसका भी नाम एन से ही है। हाँ, नामीबिया, गुड। और दूसरा देश ब्रिक्स का कंट्री है साउथ अफ्रीका, 2 देशों से लाए हैं। कहाँ पे ले जाके हम लोग रखे हैं? कूनो नेशनल पार्क, मध्य प्रदेश, वहीं पे कर रहे हैं ना, ठीक है। ये न्यूज में रहता है तो याद रहना चाहिए, पूछ सकता है। इंडिया चाइना हैव सेट टाइज ऑन द राइट ट्रैक, ठीक है। अब डिटेल में एनालिसिस कर लेते हैं। तो अभी हम बोल रहे हैं कि कंटिन्यूअसली यहाँ पे अब सुधार हो रहा है इंडिया चाइना का। जो यहाँ पे था मेन जो लड़ाई का पॉइंट था, दैट वाज देपसांग एंड द डेमचौक, ठीक है। यहाँ पे कहीं दिया होगा देपसांग एंड डेमचौक, ठीक है। पैंगोंग सो लेक में भी है, हॉट स्प्रिंग एरिया में भी कुछ न कुछ था, ओके। जो हमारे पास लड़ाई हो तो मैकेनिज्म रिजॉल्व करने का है पीसफुल मैनर में, बिना गोलीबारी चल रहा है, वो है वर्किंग मैकेनिज्म फॉर द कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन। तो इंडिया चाइना के बीच में अगर लड़ाई होता है, किसी भी बात पे डिस्प्यूट होता है या कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो वी गो थ्रू द वर्किंग मैकेनिज्म फॉर द कोऑपरेशन कोऑर्डिनेशन। उसमें दोनों आर्मीज के बड़े बड़े ऑफिसर हैं, बैठ के बात करते हैं, अपना मैप दिखाते हैं और आपस में हम एग्रीमेंट कर लेते हैं ताकि लड़ाई आगे ना बढ़े, ओके। अभी तक हमने नियर अबाउट 21 राउंड ऑफ द सीनियर हाईएस्ट मिलिट्री कमांडर्स का मीटिंग भी किया है 2020 से, ताकि चीजें एक्सेलरेट न करें। इस समय जैसे इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर कौन है? डिफेंस मिनिस्टर तो राजनाथ सिंह है ना। एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर। डेली पढ़ते हैं, ध्यान से घर पे जाके रिवीजन नहीं हो रहा है क्या? एस जयशंकर। और जो चाइना के जो फॉरेन मिनिस्टर है वांग ई, ठीक है। ये न्यूज में रहता है, घर जाके यू डोंट रिवाइज द थिंग, क्योंकि ये तो हर 3-4 दिन पे न्यूज में आता रहता है। घर पे जाके रिवीजन हो रहा है। रिवीजन होगा तो इतनी बार हम लोग पढ़ते हैं कि ये रटा जाना चाहिए, कुछ नहीं तो हर सप्ताह में एक दिन तो पढ़ते ही है कुछ ना। जो पैंगसो लेक है वो फ्रेश वाटर लेक है कि सॉल्ट वाटर लेक है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे वो कंफ्यूज करने के लिए। दिस इज द सॉल्ट वाटर, क्योंकि ये नदी के किनारे नहीं है। नदी बहुत पहले आती थी, नदी को ब्लॉक करके पानी रुक गया, पानी रुक गया। फिर उसमें से अगर पानी हमेशा इवेपोरेट होगा तो सॉल्ट बचेगा, सॉल्टी नेचर हो जाएगा। वही है, पहले ये फ्रेश वाटर था लेकिन अभी इसका नेचर सॉल्ट वाटर है, लेकिन एकदम दिखता क्लीन है, लगेगा कि फ्रेश वाटर ही है एकदम। उसका कलर भी वो पिक्चरों में देखिएगा बदलता रहता है, कभी ग्रीन कभी ब्लू, ड्यू टू द इसका जो वो है नेचर, उसके जो स्पीसीज हैं उसके अंदर, उसके कारण केमिकल नेचर जो है। जो पैंगसो लेक है उसको कई पार्ट में बांटा गया है। कितना परसेंट चाइना के पास है? तिब्बत वाले पार्ट में 50% है, इंडिया के पास 40% है, 10% पे अभी भी थोड़ा सा डिस्प्यूट है, उसी को हम बफर जोन बना के रखें, वहीं पे आधा आधा पार्ट में हम बांट के रखें। इंडस रिवर बेसिन का ये पहले पार्ट था लेकिन अब नहीं है, ये इसका बेसिन अलग है,
बेसिन का मतलब चारों तरफ से जिस नदी में पानी होती है बेसिन होता है। तो एक बेसिन अगर अलग बेसिन हो गया मतलब इसमें पानी जो आ रहा है वो अलग आ रहा है। समझ में आ रहा है? जैसे होता है ना, क्या ही नेचर होता है कि एक जगह होता है, ऐसे ऊंचाई होती है और वो वहां से पानी बह के कहीं जाता है, तो एक पार्ट में जाता होगा और उसी से स्ट्रीम नदियां बहती हैं, छोटी छोटी, पहले स्ट्रीम बनेगी, कई स्ट्रीम मिलकर नदी बनाते हैं। तो ये जहां से पानी इस तरफ बह के आ रहा है और जहां से ये पूरे एरिया को, जहां से पानी मूवमेंट इधर हो रहा है, उस पूरे एरिया को बेसिन कहते हैं। बेसिन, बेसिन का मतलब होता है ना, गोरखपुर में पानी अब अगर बारिश होता होगा तो एक ढलाव होता होगा, कहीं ना कहीं इस गोरखपुर एरिया का पानी जाता होगा, राप्ती में जाता होगा या कोई भी नदी होगी। तो जहां तक उस नदी का पानी बह के आता है उसमें, उस पूरे एरिया को बेसिन कहते हैं। क्लियर हो रहा है ये बेसिन क्या होता है? रिवर बेसिन आप लोग हमेशा पढ़ेंगे, ज्योग्राफी में भी पढ़ा होगा। रिवर है और रिवर बेसिन है। रिवर तो एकदम फ्लो होती है, लेकिन रिवर बेसिन का एरिया ज्यादा होता है, चारों तरफ से पानी बह के उस बेसिन में आता है। तो इंडस रिवर बेसिन का अलग एरिया है, ये अपने आप का थोड़ा सा अलग हो गया, लैंड लॉक्ड बेसिन है और इसीलिए यहाँ पे फ्रेश वाटर आ नहीं पाता है। अगर किसी नदी से जुड़ा होता तो फ्रेश वाटर आ रहा होता है। रामगढ़ताल किसी नदी से जुड़ा है तो ये भी एक दिन सॉल्ट वाटर ही बनेगा, सॉल्ट वाटर लेक होगा, क्योंकि सॉल्ट की क्वांटिटी हमेशा बढ़ती जाएगी ना। जैसे फ्रेश वाटर होता है तो सॉल्ट को बहा को ले जाते हैं, समंदर में गिरा देते हैं, तो हमेशा फ्रेश वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा होती है। लेकिन अगर कहीं से बहेगा ही नहीं तो क्या होगा? फ्रेश वाटर उड़ जाएगा और जो हमेशा सॉल्ट का नेचर है वो इंक्रीज होता रहेगा। क्लियर हो रहा है? नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज इज द ढाका सम्मन्स इंडियंस इनवॉय आफ्टर द ब्रीच एट द अगरतला मिशन। तो मिशंस क्या होते हैं? जहाँ पे हमारे काउंसलर होते हैं। काउंसलर का काम क्या होता है? वहाँ पे बैठ के वो लोग जैसे वीजा बनाते हैं, या बांग्लादेश का कोई आदमी इंडिया में है तो उसको कोई दिक्कत है तो वो उनसे जाके कहेगा कि मुझे पैसा भिजवाना है या कोई खबर भिजवाना है, होता है ना, या कोई उसके खिलाफ केस हो गया तो वो उनसे कंसल्ट होगा ताकि उनके देश के जो है कुछ सपोर्ट कर सके। कॉन्सुलेट यही होता है। कॉन्सुलेट में फॉरेन ऑफिस जो हमारे आईएफएस लोग होते हैं, जैसे आईएएस होता है, आईएफएस भी तो सेलेक्ट होते हैं, तो आईएफएस लोग जाके वहाँ के हेड देखते हैं एक कॉन्सुलेट का, वही एम्बेसडर भी बनते हैं। जब एक्सपीरियंस ज़्यादा हो जाता है तो उनको एम्बेसडर बना दिया जाता है कि वो मेन वहाँ के हेड होते हैं। जैसे इंडिया का जो हेड भूटान में होगा वो एक फॉरेन ऑफिसर होगा, एम्बेसडर होगा, लेकिन उसके नीचे भी छोटे छोटे ऑफिसर होंगे जो छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान देंगे। जैसे जो सबसे बड़ा एम्बेसडर होगा वो डायरेक्ट गवर्नमेंट से गवर्नमेंट की बातें कराएगा, लेकिन और भी तो मुद्दे आते हैं, लोगों का भी तो होता है। इंडिया के लोग भूटान में भी होंगे, उनको कोई दिक्कत होगा किससे पहले बताएंगे? कोई भी लीगल अगर डिस्प्यूट हुआ तो वो अपने कॉन्सुलेट में जाके बोलेंगे कि ये है वीजा एक्सपायर हो गया, या वीजा को उन्होंने कोई बोल दिया कि अभी एक्सपायर हो गया, पासपोर्ट में दिक्कत हो गई, सिटीजनशिप की इश्यू आ रहा है, तो कहाँ से कंफर्मेशन होता है? कॉन्सुलेट से होता है। ठीक है, तो वहीं पे यहाँ पे कॉन्सुलर एंड द वीजा एक्टिविटीज को अभी रोक के रखा है। अगरतला कैपिटल ऑफ द त्रिपुरा। किस बात को लेकर लड़ाई हो रही है? चिन्मय कृष्णा दास है, ही इज द पार्ट ऑफ द एस्कॉन टेम्पल्स होते हैं, ग्रुप हैं जो कृष्णा, जो भगवान कृष्ण है उनके जितने भी प्रिंसिपल है, टीचिंग्स हैं, फिलॉसफी है, उनको ये लोग फैलाते हैं और एक ग्लोबल लेवल पे काम करते हैं। उन्हीं पे अटैक हुआ है। ओवरऑल इसी का डिस्कशन है। जो यहाँ पे इस्कॉन ग्रुप है उनका मेन जो हेड है वो है भक्ति वेदांता स्वामी श्रीला प्रभुपद। ठीक है, 1966 में ये बना था। मेन इनकी टीचिंग है, भगवत गीता को ये लोग प्रमोट करते हैं एंड भक्ति योगा। योगा कहीं पे भी आएगा तो एक्सरसाइज ऑफ द माइंड होगा। यू हैव टू स्पिरिचुअली कनेक्ट विद द गॉड, यही होता है। भक्ति हो जाएगा तो भक्ति मूवमेंट का मेन पार्ट क्या था कि आप भजन गा के, कीर्तन गा के स्पिरिचुअलिज्म करेंगे तो वही भक्ति योगा होगा। और भी योगा का तरीका होता है, प्राणायाम हो गया, ये सब चीजें होती हैं। तो ये अलग अलग पार्ट होता है, डिटेल में आप पढ़ेंगे इन द योर आर्ट एंड कल्चर पार्ट। इस्कॉन के बारे में पता चल गया ना, क्या है इस्कॉन? नाउ वी विल बी डिस्कसिंग कंटिन्यूसली दिस कि क्या चल रहा है इस समय ग्लोबल लेवल पे। दैट इज द व्हाट वी हैव गॉट फ्रॉम द बाकू। ठीक है, मेन ये क्यों हो रहा है? जो भी मीटिंग हो रही थी COP 29 क्यों हो रहा? ग्लोबल वार्मिंग को रोकना है। ग्लोबल वार्मिंग कैसे रोकेंगे? ग्लोबल वार्मिंग गैसेस, शादी में 3-4 दिन गई तो सब भूल गया क्या एकदम? यू हैव फॉरगेट एवरीथिंग। ग्लोबल वार्मिंग गैसेस जो हमारे ग्रीन हाउस गैसेज होते हैं वही कम करना है। ठीक है,
अब वो कंट्रोल कैसे करें? न्यू टेक्नोलॉजी चाहिए, रिन्यूएबल एनर्जी चाहिए, फॉसिल फ्यूल का जो यूज है कम करें, यही सब चाहिए। तो ये सब अगर हम करने लगे तो हमें न्यू टेक्नोलॉजी लाने के लिए पैसे चाहिए, और टेक्नोलॉजी कोई बाहर से देश फ्री में दे दे। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर हमें प्रोडक्शन ये सब कम करना है तो फंडिंग चाहिए, पैसा दीजिए, तो ही तो हम दूसरा अल्टरनेटिव ढूंढेंगे। तो यही डिमांड है, और इसके लिए हमारे पास डिवाइड बन गया है डेवलप्ड वर्ल्ड एंड द डेवलपिंग कंट्रीज में। ठीक है, डेवलप्ड वर्ल्ड क्या कहती है और डेवलपिंग कंट्रीज क्या कहते हैं? डेवलप्ड वर्ल्ड ये कह रहे हैं कि जो डेवलपिंग कंट्रीज है वो भी शेयर करे रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेकिन डेवलपिंग वर्ल्ड ये कहते हैं कि पहले से ही आप लोगों ने इतना ज़्यादा उत्सर्जित किया है, एमिशन किया है, कि ऑलरेडी जो जितना भी ग्लोबल वार्मिंग है आप ही के कारण है, तो यू आर रिस्पॉन्सिबल, यू शुड पे एंड यू शुड ट्रांसफर द टेक्नोलॉजी, यही है। तो आईपीसीसी का भी जो हमारा अभी रिपोर्ट आ रहा है, जो पेरिस एग्रीमेंट हम यूएनएफसीसी के अंडर में ये सब होता है, यूएनएफसीसी के ही अंडर में हमने पेरिस एग्रीमेंट भी किया है 2015 में। और पेरिस एग्रीमेंट का जो टारगेट है प्री इंडस्ट्रियल जो टेम्परेचर था वो था, यहाँ पे है प्री इंडस्ट्रियल लेवल पे जो है उससे हम 2 डिग्री, और यहाँ तक कोशिश करेंगे कि और बेहतर लाकर कि 1.5 डिग्री। 1.5 डिग्री टारगेट नहीं है, बेटर लाना है। जैसे कि आपका सिलेक्शन ऐसे आईएएस बनना है तो 100 रैंक तक आईएएस बन सकते हैं, लेकिन होता है ना कि कोशिश करना 10 के अंदर में रैंक आ जाए, मतलब रैंक अब मेन है कि आईएएस बनना है तो 100 तक रैंक आ जाएगा तो ठीक है, 100 में तो आना ही है, कंपलसरी है। लेकिन घर वाले ये कह रहे हैं कि कोशिश ये कीजिए कि आपका 10 तक आ जाए, या ऐसे बोले कि जैसे आप 700 तक रैंक आता है, कोई ना कोई पोस्ट मिल ही जाता है, लेकिन आईएएस का 100 ही मिलता है, आईपीएस का 150-200 तक मिलता है। तो यही घर वाले बोले कि कोशिश करना कि 100 तक आ जाए ताकि आईएएस वाला पोस्ट मिल जाए। ओके, तो दिस इज द मेन डिमांड। अब इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? क्लीनर फ्यूल का यूज एंड टेक्नोलॉजिकल सोल्यूशन, यही है। और उसके लिए हम क्या बोल रहे हैं? वी आर आस्किंग फॉर द मनी, सिंपल सी बात है, ठीक है। फिनेंशियल सपोर्ट डेवलप्ड कंट्रीज देने को नहीं तैयार है, और जो डेवलप्ड कंट्री देने को भी तैयार है वो लोन के थ्रू दे रहे हैं। तो हम कह रहे हैं लोन के सिवाय हमें ग्रांट पे जोर दे रहे हैं। वी हैव मेन फोकस ऑन द ग्रांट्स। ग्रांट्स में वापस नहीं करना पड़ता है और इंटरेस्ट रेट भी नहीं देना पड़ता है। डेवलपिंग कंट्रीज का कोशिश है कि लोन दे के ही निपटा दें। ओके, एक तो और है कि लोन जो है, लोन भी मिलना जैसे डेवलपिंग कंट्री के लिए मुश्किल होता है। नॉर्मल अगर लोन मांगने जाए तो नहीं देते हैं, यूरोपियन बैंक है या कोई भी फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, क्योंकि डेवलपिंग कंट्रीज का पेइंग कैपेसिटी कम है, और इंटरेस्ट रेट हमें अगर वो देते हैं तो ज़्यादा लगाते हैं। जैसा आप जाइएगा लेंडर के पास, तो जो मनी लेंडर होता है जो सूद वसूलते हैं, ठीक है, वो क्या बोलेंगे, जैसे जो अमीर है जिनको लग रहा है कि इनका बिजनेस अच्छा चल रहा है तो उनको सस्ते रेट पे दे देंगे, लेकिन जो लोगों को ऐसा महसूस हो कि जो लोग थोड़े वीकर हैं तो उनको वो नहीं देते हैं, और देंगे भी तो अगर किसी को 2% इंटरेस्ट रेट दे रहे होंगे तो उनको 5% देंगे कि कम से कम पैसा डूबने के पहले मैं इंटरेस्ट से ही चीजें कमा लूं। यही होता है। सेम इज विद द डेवलपिंग वर्ल्ड एंड द डेवलपिंग कंट्रीज। कभी भी ये कंफ्यूजन हो तो हमेशा कंपैरिजन करना है कि जो गरीब आदमी है तो डेवलपिंग वर्ल्ड, एंड जो अमीर आदमी है वो डेवलप्ड वर्ल्ड। जो कंडीशन गरीब आदमी का होता है हर एरिया में, कि नया अगर अच्छे से घर बनवाना है, अगर अगर गरीब आदमी को आप कह दें कि सब कुछ एकदम ग्रीन एनर्जी का यूज कीजिए, तो वो कहाँ से करेगा? वो मुश्किल से जाके एसी खरीदेगा। अब आप एसी में कह रहे हैं कि 5 स्टार एसी खरीदना, तो दुगना रेट हो जाएगा ना उसके लिए। तो ये 1 स्टार भी एसी खरीदना मुश्किल है, विदाउट स्टार का भी एसी मिल जाए तो उसके लिए बहुत बड़ी बात है। तो आप जब 5 स्टार करवा रहे हैं तो आपको पैसा देना पड़ेगा ना। जो मानिए आपके घर के बगल में किसी गरीब का है और आप कह रहे हैं कि मेरे घर में हमेशा हवा एकदम शुद्ध शुद्ध है, तो आप कह रहे हैं कि तुम लगाना 5 स्टार लगा लेना, आपका पूरा बंगला बना हुआ है, तो वो तो लगा तो लेगा ही। उसे वो क्या कहेगा? बस पैसा दे दीजिए, काम तो हम कर ही लेंगे, ठीक है। जो भी कहेंगे वो तो जैसे, वही तो दिस इज द मेन केस। तो वही हमारा डेवलप्ड वर्ल्ड डेवलपिंग कंट्रीज में भी सेम यही डिमांड है। जो हमने कई एग्रीमेंट हो रहे हैं कंटिन्यूअसली, चीजें हम डिमांड करते रहते हैं डेवलप्ड वर्ल्ड। जो पहला डिमांड आया था कैनकन समिट से आया था, और कैनकन में हमने उनसे 100 बिलियन डॉलर एनुअली बोला था 2020 तक। बाद में इसको बढ़ा के 2025 तक कर दिए थे, क्योंकि उसके बीच में एग्रीमेंट बनाना था। वो जो पैसा हमें चाहिए था, हमने सोचा था उससे हम
क्लाइमेट चेंज में इम्पैक्ट ला देंगे, लेकिन हमें लगा कि 2025 तक इसको एक्सटेंड करना पड़ेगा। 2025 से 2035 तक का हमारा एम है कि फिर से निगोशिएट करें, और निगोशिएट करके हम $1 ट्रिलियन पे लेके जाना चाहते थे, लेकिन ये जा नहीं पाया है। तो नेक्स्ट ईयर जब ब्राजील में होने वाला है, बेलम में, ठीक है, तो बेलम में हम देखेंगे कि क्या उसका आउटपुट आ। अभी तो 2025 तक तो $10 बिलियन 100 बिलियन वाला चल रहा है, तो देते तो है लेकिन उसका अकाउंटेबिलिटी नहीं है ना। वो तो वही तो डिबेट चल रहा है कि चीटिंग हो जाती है। देते तो है, वो काउंट करा देते हैं। सबसे ज़्यादा दिक्कत है कि कोई एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन नहीं है जो अकाउंटेबिलिटी हेल्ड करे। जैसे नेशन स्टेट सबसे बड़ा लेवल है अभी तक का, जहाँ पे हम दबाव बना सकते हैं। नेशंस में कुछ भी होता है तो नेशनल गवर्नमेंट है वो सजा वजा दे सकती है, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे यूएन इतना स्ट्रांग नहीं है। यूएन इतना स्ट्रांग नहीं है कि किसी पे भी प्रेशर बना के वो चीजें काम करवा ले। अगर इतना स्ट्रांग होता तो रसिया अटैक किया होता यूक्रेन पे, नहीं किया होता। इजराइल किया होता गाजा पे, नहीं किया होता, तुरंत वो रोक दिया होता। लेकिन यूएन थोड़ा सा वीक है, क्योंकि यूएन क्या है, जो नेशन है वो कंट्रोल कर रहे हैं। यूएस है, यूरोपियन कंट्रीज हैं, तो वो लोग कंट्रोल करते हैं। तो अगर किसी वीकर देश के खिलाफ हो रहा है तो यूएन चुप बैठ जाता है, क्योंकि अब इजराइल अटैक कर रहा है गाजा पे, गाजा वीक की स्टेट है। सेम इज विद द यूक्रेन, यूक्रेन उतना स्ट्रांग नहीं है, रसा स्ट्रांग है, रसा के पास सपोर्ट है चाइना का डायरेक्ट। तो इसीलिए हमारा इंटरनेशनल लेवल पे चीजें सही से इम्प्लीमेंट नहीं होती हैं। जैसे होता है ना कि अगर यहाँ पे आप कोई जैसे आप कुछ ऐसा करते हैं, कोई भी लॉ रूल तोड़ते हैं तो तुरंत पुलिस आके पकड़ के ले जाएगी। लेकिन समंदर के अंदर में कोई रूल आप तोड़ते हैं तो ऐसा तो है ना, इंटरनेशनल लेवल पे कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो तुरंत पकड़ के ले जाए या सजा दे। वो नेशंस ही करेगा, नेशंस देखेगा मेरे फेवर में है तो इम्प्लीमेंट कराते हैं, नहीं होता है तो नहीं कराते हैं। तो 2025 तक अभी 100 बिलियन वाला चलेगा। 2025 से 2035 तक के लिए इन्होंने 300 बिलियन तक का वादा किया है। लेकिन डेवलपिंग वर्ल्ड है वो $1 ट्रिलियन कह रहे हैं। 1 ट्रिलियन का मतलब 1000, ये 300 दे रहे हैं। ऐसे देखे तो 1000 रुपए की मांग हो रही है, और डेवलप्ड वर्ल्ड है वो 300 रुपए देने को तैयार है। लेकिन हम ये 300 रुपए नहीं है, ये $3 बिलियन है, $300 बिलियन है, एंड $1 ट्रिलियन है यहाँ पे है। तो दिस इज बाय द 2030। लेकिन यही है कि अब डिमांड जो है $3 बिलियन का इन लोगों ने अभी बोला है। दे विल बी पेइंग द $300 बिलियन एनुअली, ठीक है, एनुअली है, हर साल $300 बिलियन। जैसे हम लोग अभी पढ़ रहे थे ना आयुष्मान भारत योजना, 5 लाख रुपए पर एनुअली है, नॉट फॉर द परपेचुअल, हमेशा के लिए नहीं है। अब यहाँ पे रीथिंक की रिप्रेजेंटेशन ऑफ द मीनिंगफुल COP30 नेक्स्ट होने वाला है, एंड इट इज इनटू द बेलम। बेलम इज इन द बेलम। बेलम कहाँ पे है? ये ब्राजील में है, ठीक है। तो इस बार जो हुआ है वो बाकू में हुआ है, बी से बाकू, बी से बेलम। और इसके पहले वाला जो हुआ था वो दुबई में हुआ था, यूएई। जो पिछला हुआ था दैट वाज इनटू द यूएई, याद रखिएगा ये। अब यहाँ पे है कि रिप्रेजेंटेशन की बात हो रही है कि किसका किसका कौन रिप्रेजेंटेशन कर रहा है। अर्थ हुआ, किसका किसका रिप्रेजेंटेशन चाहिए। अर्थ पे जितनी चीजें हैं, वाटर पोल्यूट हो रही है, इन्वायरमेंट में एयर पोल्यूट हो रहा है, ओशियन अर्थ पे है, ओशियन पोल्यूट हो रहा है, और कहीं ना कहीं जो स्पीसीज हैं वो भी इंडेंजर्ड हो रही हैं। तो इन सब का रिप्रेजेंटेशन कौन कर रहा है? इंसान ही कर रहा है, और इंसान हमेशा अपना ही फायदा देखता है। ओशियन, एयर, ये जब हमको खतरा हो रहा है तब देख रहे हैं ना, वरना कौन देखता है? स्पीसीज तो सबसे वल्नरेबल हैं, क्योंकि स्पीसीज का कौन देखता है? गायब हो जाए, ठीक है। क्योंकि इंसानों को जब तक फर्क नहीं पड़ता तब तक तो हम ध्यान नहीं देते हैं। दिस इज द मेन थिंग। नेक्स्ट न्यूज जो हम पढ़ रहे हैं, पावर ऑफ पार्डन। जो पार्डन का पावर है, इन्होंने अपने जो इनके बेटे थे उन 2 केस में फंसे थे, गन एंड ड्रग ट्रैफिकिंग का चार्ज था और टैक्स इवेजन का भी था, ठीक है। तो जो वहाँ पे पावर है वैसा ही पावर हमारे पास भी है। वहाँ पे कुछ कंट्रोवर्सी हुई है। इंडिया में इस तरीके का कंट्रोवर्सी नहीं है कि अपने ही रिश्तेदार को इन्होंने कर लिया। पहली बात तो प्रेसिडेंट किसी को अभी तक हमने ऐसा बनाया नहीं है जिनके खिलाफ में कुछ खराब बैकग्राउंड हो, ठीक है। तो थोड़ा सा इंडिया का स्थिति सही है एज कम्पेयर टू द यूएस। यहाँ पे इन्होंने पिछली बार 143 किया था, उसमें से इन्होंने अपने एक रिश्तेदार को पिछले साल भी किया था, ट्रंप ने भी, ठीक है। अपने बेटे के फादर इन लॉ को शायद इन्होंने छोड़ दिया था। इंडिया वाले से कंपेयर करेंगे, इंडिया का है कि इंडिया का कहाँ पे दिया हुआ है। आज 2 आर्टिकल है एक ही टॉपिक पे, एक में इंडिया का कंपेयर किया है। यहाँ पे व्हाट आर द कंट्रोवर्सी अराउंड द पार्डनिंग पावर,
और यहाँ पे इन्होंने कंट्रोवर्सी दिया है कि जब पार्डनिंग पावर यूएस में दिया था, स्टार्टिंग से ही दिक्कत है। 1782 में ही 1795 में ही पहला केस आ गया था जहाँ पे कंट्रोवर्सी हो गई थी, और जो उनके मेन लीडर थे वाशिंगटन, जो जॉर्ज वाशिंगटन जिन्होंने फ्रीडम फाइटर थे, उन्हीं के टाइम पे ही पहला आ गया था। द केस वाज द विस्की रिबेलियन। तो यहीं से दिक्कत हो गई थी। फिर अभी रिसेंटली कंटिन्यूसली आ रहा है, बिल क्लिंटन थे 2000 के आसपास, तो उन्होंने भी अपने किसी खास को दे दिया था, फिर ये अपने बेटे को ही दे दिए। इन्होंने सन इन लॉ को दिया था, और ट्रम्प सन इन लॉज के फादर को दे दिया था 2020 में। तो इससे ही क्या हो रहा है, इससे दिक्कत ये है कि अब जो पार्डनिंग पावर है वो क्यों दिया गया था कि कुछ मिस्टेक हो जाए अगर जुडिशरी में तो आप जस्टिस करेंगे, लेकिन जब आप बायसनेस करने लगते हैं कि आपके रिश्तेदार हैं आप उनको दे रहे हैं, तो ये और इनजस्टिस हो गया। जस्ट इनजस्टिस को सुधारने के लिए दिया गया था ना, कि ह्यूमन एरर हो सकता है, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे हम इसको इम्प्रूव करके हम बदल सकते हैं। लेकिन अब इसका मिसयूज भी हो सकता है कि मेरे रिश्तेदार जितने हैं, मैं जब पावर में होऊंगा उनको पार्डनिंग कर दूंगा, फिर जब आप आएंगे पावर में तो पूरी लड़ाई ही इसी बात पे होगी कि बस आप कत्ल कर दीजिए, बस कहीं ना कहीं से प्रेसिडेंट बन जाइए, उसके बाद यू विल बी गेटिंग रिलीफ। तो ये तरीके, ये हो गया ना माइट इज राइट। जो जितना ताकतवर हो जाएगा उसको हम कहेंगे वही सही है, वो हो जाएगा। अंधेर नगरी चौपट राजा वाला वो हो जाएगा, दैट कुड बी द केस। तो ऐसे केस को हमने बचाना होगा। और इंडिया में जो है, इंडिया में 72 एंड 161 है। इंडिया का जो है वो जो पावर है प्रेसिडेंट के पास है, लेकिन वो गवर्नमेंट के थ्रू आता है। प्रेसिडेंट अपने मन से कुछ नहीं कर सकता है। एड एंड एडवाइस जब गवर्नमेंट का आ जाएगा तो गवर्नमेंट के जो एड एंड एडवाइस पे है उस पर पार्डनिंग होती है। समझ में आ रहा है? एड एंड एडवाइस नहीं दे सकते। प्रेसिडेंट अपने वहाँ प्रेसिडेंट है ना, प्रेसिडेंट का मतलब हुआ गवर्नमेंट हो गया, दैट इज द नॉमिनल हेड। बहुत ही रेयर केस में खुद का पावर होता है। प्रेसिडेंट सिर्फ एक डेकोरेटिव पीस होते हैं कि सजा के देखा रखा गया है। जो जितना भी पावर होता है दैट इज एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अंडर द लीडरशिप ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, यही मेन चीज है। तो ये आप लोग क्लियर रहिएगा कि यहाँ पे जो पार्डनिंग पावर भी है हमेशा किसके रूट से आएगा, एड एंड एडवाइस ऑफ द। पहले देखिएगा, पहले जुडिशरी से जाता है तो जो एप्लीकेशन जाता है वो होम मिनिस्ट्री के पास जाता है, वो पूरा एनालिसिस करते हैं, वो फॉरवर्ड करते हैं, तब प्रेसिडेंट के पास जाता है। जैसे अभी जो केस आ रहा था बेअंत सिंह का मर्डर का केस था, रजौना का केस है ना, रजौना, अभी हम लोग पढ़े थे ना रजौना। तो वो प्रेसिडेंट ने क्या बोला कि मेरे पास अभी तक फाइल आया ही नहीं है, अभी मिनिस्ट्री में लटका है। तो मिनिस्ट्री जब भेजेगा तो वो फाइनल डिसीजन वहां पे जाके देंगे। ओके, यहाँ पे लिखा तो है एक्सरसाइज ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ओके, 2 आर्टिकल 72 एंड 161। अब दिक्कत यह है कि इसका जो जिस तरीके से पॉलिटिसाइजेशन होता है, जैसे इंडिया लेवल पे भी पॉलिटाइजेशन हो जाता है कि जैसे किसी आइडियोलॉजी की, अगर जैसे सिख का मैटर है तो पंजाब गवर्नमेंट प्रेशर बनाने लगती है कि अरे छोड़ो छोड़ो। ऐसे ही राजीव गांधी का केस है तो उसमें तमिलियंस इन्वॉल्व है, तो तमिलनाडु की गवर्नमेंट लगती है प्रेशर बनाने की छोड़ो छोड़ो। होता है ना कि कहीं ना कहीं पॉलिटिकल कंसीडरेशन हो जाता है, लोगों का सेंटिमेंट होता है कि अरे वो तमिलियंस के लिए लड़ रहा था, ठीक है ना, तो कहीं ना कहीं हमारा हीरो है। जैसे वो खालिस्तान के लिए लड़ रहा था तो कहीं ना कहीं सिक्स उसको अपना हीरो जैसे देखने लगते हैं। तो ये सब इशू आने लगता है। पहले जुडिशरी के पास रिव्यू पावर ऐसा इंटरप्रिटेशन था कि है कि नहीं है, तो ये क्लियरिटी आया 2006 में इपुरु सुधाकर केस के थ्रू। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाँ हमारे पास जुडिशियल रिव्यू का पावर है, और हम इस ग्राउंड पे देखेंगे कि जो जो डिसीजन है वो आर्बिटरी तो नहीं है, मैलाफाइड तो नहीं है, या एक्सट्रीनियस कंसीडरेशन पे नहीं है। मतलब आपने जैसे अभी ट्रम्प का केस है, जो बाइडेन का केस, क्या देखा जाएगा कि आपने आंख मूंद के कर दिया। तो जुडिशरी के पास अगर ये केस जाता तो वो उसको पलट सकता है कि आपने उसको सही तरीके से उस पर एनालिसिस नहीं किया, और आपने अपना खुद का बिना रूल लॉ के आपने पार्डन दे दिया। आर्बिट्रीनेस का मतलब यही होता है ना कि मन की मर्जी चलाना। रूल ऑफ लॉ होता है कि आप प्रॉपर तरीके से रूल को फॉलो कर रहे हैं, और आर्बिट्रेरीनेस होता है कि मतलब मनमानी, जो आपका मन आया वो आपने किया। ओके, समझ में आ। इसका जो स्टार्ट हुआ था, जो पार्डनिंग पावर है, ये हम मोनार्की में देखते हैं। मोनार्क के पास एब्सोल्यूट में नॉर्थ की जब था, जब राजा को ही माना जाता था कि भगवान ने राजा को खुद बनाया है, तो राजा के पास पावर दिया जाता था कि उसके बाद फाइनल अथॉरिटी रहेगा जुडिशरी का। पहले सेपरेशन ऑफ पावर नहीं था। सेपरेशन ऑफ पावर बहुत रिसेंट है, जब मॉडर्न डेमोक्रेसी स्टार्ट हुआ है, जब यूएस की डेमोक्रेसी स्टार्ट हुई, धीरे धीरे
यूके की स्टार्ट हुई तो ये सेपरेशन ऑफ पावर आया। पहले तो राजा ही सब कुछ होता था ना, राजा ही एग्जीक्यूटिव होता था, राजा ही लेजिस्लेचर होता था, राजा ही जुडिशरी होता था, राजा के पास ही तो लोग गुहार करके ले जाते थे। तो वही था, पहले आपने पढ़िएगा हिस्ट्री में कि घंटा उंटा राजा लगवाए रहते थे कि कभी अन्याय हो तो घंटा बजाइएगा, तो राजा आते थे, न्याय देते थे। जहांगीर का घंटा बहुत फेमस था। ओके, जहांगीर वॉज सो मच फेमस फॉर द हिज जस्टिस सिस्टम, मतलब माना जाता था कि वो न्याय करता था, वो घंटा लगा के रखा था बहुत बड़ा सा। ओके, तो यहाँ पे अब डिबेट ये होने लगा है कि जो जुडिशियल पार्डनिंग है वो रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए, क्योंकि मिसयूज हो रहा है, मिसयूज के चांसेज है। अगर आपको रेक्टिफिकेशन कराना है तो फिर सुप्रीम कोर्ट से ही आप दोबारा करवा लीजिए ना, 5 साल बाद या 7 साल बाद। माने सुप्रीम कोर्ट ने कोई डिसीजन दिया और लगा कि एरर है, तो दोबारा 5-6 साल बाद आप जुडिशरी से ही रिव्यू करवा लीजिए जो आप दे रहे हैं प्रेसिडेंट को। प्रेसिडेंट के पास पहली बात तो जुडिशियल, उनके पास लॉ का ज्ञान नहीं होता है ना, क्या सही है क्या गलत है वो कैसे बता पाएंगे, उसके लिए पूरा आपका लॉ का ज्ञान होना चाहिए। प्रेसिडेंट तो कोई भी बन सकता है, अगर पॉलिटिक्स में आप इन्वॉल्व हैं तो किसी पार्टी के साथ रहिए, जब पार्टी पावर में आ जाएगी तो आपको लॉयलिटी के लिए बना देगी, भले आप 2 फेल हो तो भी दैट डजंट मैटर, या भले ही कितने भी क्रिमिनल हो या कोई भी बैकग्राउंड हो, दैट डजंट मैटर। क्लियर हो रहा है ये चीजें। तो अभी डिबेट होने लगा है कि इसको रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी एंड जुडिशियस यूज का जो इश्यू है वो कंटिन्यूअसली अब आने लगा है। तो इस पे क्वेश्चन आ सकता है, आप लिख लीजिए एक क्वेश्चन। रिप्राइव में क्या करते थे? रिप्राइव में हम थोड़ी देर के लिए रोक देते थे कि एग्जीक्यूट मत कीजिएगा, अगर फांसी लगानी है तो अभी आप डिले कर देंगे। रिप्राइव इजी है, रेस्पाइट भी इजी है। रेस्पाइट क्या होता है? रेस्पाइट का मतलब होता है कि किसी को आराम देना। जैसे हो गया ना, आप बहुत ज्यादा गर्मी से आ रहे हैं तो आपको कह दिया जाए कि बैठ जाइए थोड़ा सा, बहुत ज्यादा आप धूप से आ रहे हैं, रेस्पाइट हो गया। रेस्पाइट किसको देंगे? जो कहीं किसी तकलीफ में हो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने पढ़ा था कि कोई एल्डरली पीपल है, उसको कोई बीमारी हो गई सडनली, तो रिस्पाइट उसको दे सकते हैं, उसका सजा थोड़ा सा कम कर सकते हैं दया भाव से। या किसी वीमेन के साथ प्रेगनेंसी का केस हो गया तो वहां पे हमें स्पेशल कंडीशन हो गया। किसी पर्टिकुलर आदमी का पैर टूट गया तो हो गया ना, कुछ स्पेशल कंडीशन हो रहा है तो रिस्पाइट दे रहे हैं, थोड़ा सा आराम दे रहे हैं। रिस्पाइट का मतलब होता है आराम देना, यही होता है ना। रेमिशन का मतलब होता है कम करना। रेमिशन एंड कम्यूटेशन दोनों में हम कम कर दे रहे हैं। ओके, और रेमिशन में ड्यूरेशन कम करेंगे, कम्यूटेशन में नेचर ऑफ चेंज कर देंगे। नेचर ऑफ जो ये पनिशमेंट एक होता है, जैसे मानिए इम्प्रीजनमेंट 2 तरीके का होता है। एक होता है कि नॉर्मल आपसे कठोर काम नहीं होता है ना, कठोर जेल की सजा ऐसे पढ़ते होंगे ना। रिगरस इम्प्रीजनमेंट, रिगरस का मतलब आपसे काम भी खूब करवाएंगे, जैसे नहीं होता है आप पिक्चरों में देखते होंगे पत्थर तोड़वा रहे हैं, कठिन कठिन काम करवा रहे हैं। और किसी किसी को नॉर्मल इम्प्रीजन देंगे, छोटा मोटा काम कराएंगे। तो रिगरस से नॉर्मल इम्प्रीजनमेंट में चेंज हो सकता है, दैट विल बी द कम्यूटेशन। समझ में आ? रेमिशन में क्या था? सजा कम कर दिया, 12 साल का जेल का सजा है तो 3 साल का कर दिया, पर उसमें रेमिशन में चेंज नहीं करेंगे नेचर। क्लियर हो रहा है? लक्ष्मीकांत में बहुत अच्छे से दिया है, जाके आप लोग पढ़िएगा, ठीक है, उसके बाद आंसर लिखिएगा। उसमें क्रिटिसिज्म भी दिया है, वो बहुत अच्छे से दिया है। तो जो प्रेसिडेंट वाला एरिया है, प्रेसिडेंट का जो पार्डनिंग पावर है उसी में है। आज चैप्टर में अभी जाके देख के आपको पोस्ट करता हूँ। एक और हम लोग आर्टिकल डिटेल में पढ़ते हैं, दैट इज विद रिस्पेक्ट टू दिस प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट। प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट के बाद अगेन इसी पे है, दैट इज ऑन द क्लाइमेट चेंज पे ही है, जो हमारा है कि हम लोकल लेवल पे करेंगे। इसमें इन्होंने इंडिया का कुछ पर्टिकुलरली कुछ हम इंडिया में अपने नेशनल और स्टेट लेवल पे क्या कर रहे हैं, कुछ स्कीम इन्होंने दिया है। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना है। इसमें यह है कि गवर्नमेंट क्या करेगी, आपके छत पे आके सोलर जो रूफ टॉप होता है पैनल्स इंस्टॉल करेंगे और फिर आपको 300 वाट तक फ्री देंगे, 300 किलो वाट तक आपको फ्री देंगे। और उसके बाद वो आपसे के घर से सप्लाई बाहर करेंगे, कुछ फायदा होगा तो वो भी आपको पे किया जाएगा। ठीक है, तो ये अभी हाल ही में स्टार्ट किया गया है, काफी अच्छा प्रोजेक्ट है ये भी। रिन्यूएबल एनर्जी को हम बढ़ावा दे रहे हैं। फिर हमारे पास है पीएम इलेक्ट्रिक ड्राइव रिवोल्यूशन इन इनोवेशन व्हीकल इनहेंसमेंट, इसको कह रहे हैं पीएम ई ड्राइव। इसमें यह है कि जो जितने भी डीजल या पेट्रोल से चलने वाली गाड़ियां हैं उसको हम चाहते हैं रिप्लेस करें बाय द इलेक्ट्रिक व्हीकल एंड जीरो एमिशन व्हीकल हम लाना चाहते हैं कि कुछ एमिट ना हो। गाड़ी चले, इलेक्ट्रिक व्हीकल से कहाँ एमिट होता है, नहीं एमिट होता है। तो जीरो एमिशन का मतलब क्या होता है? विदाउट एमिशन का कोई भी गाड़ी है, तो वही हम लाना चाहते हैं। हर लेवल पर हम लाना चाहते हैं, 2 व्हीलर्स, 3 व्हीलर्स, एम्बुलेंस, ट्रक, सब में लाना चाहते हैं। गवर्नमेंट क्या कर रही है, एक तो सब्सिडी भी देने की कोशिश कर रही है
और सिर्फ सब्सिडी देने से काम थोड़ी चलेगा। मैं अगर जाऊं स्कूटी लेके और इलेक्ट्रिक है और रास्ते में डिस्चार्ज हो जाए तो फिर मुझे धक्का दे के लाना पड़ेगा ना, पेट्रोल पंप पे तो जाऊंगा नहीं। तो कोशिश ये होनी चाहिए कि जगह जगह चार्जिंग स्टेशन होना चाहिए। जैसे पेट्रोल का आप पंप होता है, पेट्रोल पंप, वैसे ही चार्जिंग स्टेशन होना चाहिए, ताकि हर 4 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 50 किलोमीटर पे आप लंबे दूरी के लिए भी जाएं तो आपको जगह जगह चार्जिंग होना चाहिए कि आप पे करें, चार्ज कर लें, फिर आप आगे बढ़े। दैट इज द वन थिंग। फिर उस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर भी होना चाहिए, रोड उस तरीके का बना होना चाहिए ताकि जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल है वो उस तरीके से चल पाए। ठीक है, तो इस तरीके की चीजों के लिए गवर्नमेंट इज वर्किंग। ओके, और वहां पे क्लीन ट्रांसपोर्टेशन एंड एयर, जो क्लीन एयर का हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि लेके आए। फिर हम एक ला रहे हैं परफॉर्म, अचीव एंड ट्रेड, पैट स्कीम। व्हाट इज इट? परफॉर्म, अचीव एंड ट्रेड। दिन और बताया था मैं, दिमाग लगाइए क्या इसका मतलब हो सकता है। परफॉर्म माने कोई कंपनी है, अब कंपनी को हम ये टारगेट दे रहे हैं कि आपका माने कोल से रिलेटेड कोई कंपनी है या आपका सीमेंट से रिलेटेड कोई कंपनी है, तो हम ये कर देंगे कि अगर आपने 1000 बोरा, 1000 बैगेज या जो भी पैकेज हो आपका, वो आपने सीमेंट बनाया, तो आपको हम कह देंगे कि आप 2000 किलोवाट तक ग्रीन हाउस गैस एमिट कीजिएगा। अगर 2000 किलोवाट से अगर ज्यादा एमिट करेंगे तो 2000 किलो टन से ज्यादा करेंगे तो आप पे पेनाल्टी लगेगी कि हर आपको टन पे पैसे देने होंगे। लेकिन अगर 2000 से कम पे कर लिया उतना प्रोडक्शन, ठीक है, मानिए आपने 1000 पे कर लिया, तो जो आपका 1000 बचा वो आप किसी को बेच सकते हैं। मैं सर्टिफिकेट दूंगा 1000 का। समझ में आ रहा है कि परफॉर्म कीजिए, आप अपना इफिशिएंट तरीके से परफॉर्म करके आप प्रोड्यूस कीजिए, और जो चीजें बच जाएंगी तो वो हम आपको सर्टिफिकेट देंगे, तो आप उसका पैसा कमा सकते हैं, बेनिफिट हो सकता है। तो वही बोला जा रहा है कि परफॉर्म और अचीव कीजिए कि 2000 जो टारगेट है उसके पहले ही आप अपना एमिशन वाला टारगेट पूरा कीजिए, और जो बच रहा है उसको आप ट्रेड कर दीजिए। यही है ना? ज्यादा होगा तो या तो पेनाल्टी दीजिए या तो आप किसी और से सर्टिफिकेट खरीदिए जिसने सही में किया है, जिसने सस्ते में किया है। इसका बहुत मिसयूज भी है क्योंकि सही तरीके से सर्टिफिकेशन नहीं है, कोई प्रॉपर स्टैंडर्ड नहीं है। जो यूरोपियन कंट्रीज हमको स्टैंडर्ड देते हैं वही हम यूज कर रहे हैं, तो ये सब क्रिटिसिज्म है। लेकिन अच्छी बात यह है कि कहीं ना कहीं जो कंपनीज हैं उनको हम एक इंसेंटिव दे रहे हैं कि अगर आप अच्छा करेंगे तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, सर्टिफिकेट मिलेगा तो आप बेच लीजिएगा। कहीं ना कहीं इंसेंटिव है, तो एक अच्छा इनिशिएटिव है। डर बना रहेगा ना कि उससे ज्यादा किया तो हमें पेनल्टी देनी पड़ेगी, कम किया तो मुझे फायदा होगा। तो यही बात हो रही है कि हमें हर लेवल पे देखना है, यहाँ पे नेशनल लेवल, स्टेट लेवल एंड द लोकल लेवल पे हमें हर जगह करना है। जैसे स्टेट लेवल पे हमें, स्टेट के हाथ में क्या है, एग्रीकल्चर है, फॉरेस्ट्री है, वाटर रिसोर्स है, डिजास्टर रिस्क रिडक्शन है, ये सब कम करके भी हम कहीं ना कहीं एमिशन का जो क्वांटिटी है वो कम कर सकते हैं। तो इंटरनेशनल लेवल पे हम नहीं कर रहे हैं, तो हमें नेशनल, स्टेट एंड लोकल लेवल पे ये करने की जरूरत है। इस आर्टिकल में टोटल डिस्कशन यही चल रहा है। इन्होंने मिशन लाइफ की यहाँ पे बात की है, इंडिया ने अभी स्टार्ट किया मिशन लाइफ। इसका मतलब होता है लाइफ स्टाइल ऑफ द इन्वायरमेंट, एंड अभी हमारे प्रधानमंत्री जी ने इसको लॉन्च किया है 2022 में। और इसमें उन्होंने है कि इट वाज इन एसोसिएशन विद द यूनाइटेड नेशन के जो सेक्रेटरी जनरल है एंटोनियो गुटेरस, उनके साथ हमने मिलकर किया है। हमने मेन ये है कि हम कैसे चीज़ों को यूज करें, जो लाइफ स्टाइल है इस तरीके से करें कि क्लाइमेट चेंज, रिसोर्स डिप्लीशन एंड इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, तीनों को हम कहीं ना कहीं कंट्रोल कर पाए। दिस इज द मेन एम। ठीक है, एक जगह इन्होंने ये भी डिस्कस किया कि हमने कहाँ कहाँ सक्सेसफुली किया है। जैसे कहीं, अच्छा इसमें नहीं है, नेक्स्ट। जैसे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का नाम सुना है आप लोगों ने? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे रिलेटेड है? कहीं उस पे था एक जगह मॉन्ट्रियल, अच्छा यहाँ पे है तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किस लिए सुना है? ओजोन लेयर डिप्लीशन से रिलेटेड है। ओजोन से देखिए कई तरीके की गैसेज होते हैं और अलग अलग एग्रीमेंट है। एक दिन हम लोग पढ़ रहे थे एयर पोल्यूशन अलग है, ग्रीन हाउस गैस अलग है, और ओजोन डिप्लीटिंग गैसेज अलग है। ओजोन डिप्लीटिंग गैसेज, ओजोन पहले क्या होता है, ओजोन लेयर क्या है, पहले तो ये जाने तब तो आगे पढ़े। ज्योग्राफी में ओजोन लेयर पढ़ा है? क्या पढ़ा है ओजोन लेयर के बारे में? अच्छा मैं फिर से बताता हूँ। ओजोन लेयर अलग हो गया। ओजोन लेयर पृथ्वी के चारों तरफ गैस का एक लेयर है, ठीक है, और वो गैस का लेयर जो है, वो जो सनरेज आता है, अगर डायरेक्ट हमें हमें हमारी स्किन से टच हो तो कई तरीके की बीमारियां हो सकती हैं, यहाँ तक कि कैंसर भी हो सकता है। उससे हमारा टिश्यू जल जाएगा, अंदर अंदर वो ट्यूमर बनेगा, फिर कैंसर हो जाएगा, यही होता है ना। तो वो ओजोन लेयर जो है वो रोक लेता है, और उससे जो छन के आता है वो जो सनरेज होता है दैट इज बेनिफिशियल फॉर अस।
अगर वो ओजोन लेयर नहीं रहेगा तो दैट इज द हमारे लिए डेट्रीमेंटल है, हार्मफुल है, ठीक है। अब कुछ गैसेज ऐसी होती हैं जो ओजोन लेयर है, वो ओजोन जो ऑक्सीजन है ना उसी से बना हुआ एक केमिकल है O3 फॉर्म में, O3 बॉन्ड से जुड़े हैं, ठीक है। लेकिन जो ओजोन O3 है वो कई जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जो होते हैं उनसे वो रिएक्ट करके टूट जाता है, और टूटेगा तो वो लेयर डिप्लीट होगा, पतला होता जाएगा। जब पतला होता जाएगा तो वो लेयर जहाँ से गायब हो जाएगा वहां से सनरेज डायरेक्ट आएंगे हमारे ऊपर, तो हमें स्किन डिजीज, कैंसर होने के चांस होते हैं। ओजोन लेयर पहले समझ में आ गया क्या लेयर है? एक गैस का परत है, O3 ओजोन कहा जाता है। ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल मिलके ओजोन बनाते हैं, और ओजोन लेयर पृथ्वी के लिए, खासकर हम इंसानों और एनिमल्स के लिए बेनिफिशियल है। सनरेज से हमें प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि सनरेज की जो इंटेंसिटी होती है बहुत हाई होती है। अल्ट्रावायलेट रेज होते हैं जो हमारे लिए सही नहीं होते हैं, जब वो ओजोन लेयर से छन के आती है तो वो हमारे लिए बेनिफिशियल है। जैसे चाय आप बिना छाने पी ले तो चाय पूरी मुंह में जाएगी, पत्ती, अच्छा नहीं लगेगा, हार्मफुल तो नहीं है पर हमारे मजा नहीं आएगा। छन के आएगा तो चाहे छन्नी जो छनने वाली है ओजोन लेयर छन्नी है, वो छान के भेजेगा, दैट इज गुड, ओके। लेकिन छन्नी को जला देगा, कुछ ऐसी चीजें होती हैं, वैसे ही जला के उसमें सुराख बना लेगा, होल बना देगा, ठीक है। मानिए कोई ऐसा तेजाब निकालने लगे, हम चाय में तेजाब डालने लगे तो क्या होगा, दैट विल बी हार्मफुल टू द छन्नी और ओवरऑल सबको चाय खराब कर देगा। ऐसे ही है, कुछ गैसेज हैं जो ओजोन लेयर को डिप्लीट कर रही हैं, उसमें होल बना रही हैं। वो गैसेस जैसे हमारे रेफ्रिजरेटर से जो यूज करते हैं, ठीक है, तो वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स होते हैं, वो हार्मफुल होते हैं। और भी जैसे आप लोग स्प्रे करते हैं तो स्प्रे मत क्या कीजिए, उससे वो ओजोन के लिए सही नहीं है। उससे जो गैसेस निकलते हैं या एरोसोल जो उसमें यूज होता है, दैट इज नॉट गुड फॉर द दिस ओजोन लेयर, ठीक है। ओजोन समझ में आ रहा है ना, ओजोन मॉलिक्यूल है और ओजोन वहां पे है, O3 तो सही है, छन रहा है। लेकिन सेम ओजोन अगर यहाँ पे बनने लगे हमारे पास तो वो हार्मफुल है हमारे लिए। सांस लेने के लिए ओजोन अच्छा नहीं है, ओजोन जो सनरेज है उसको छानने के लिए अच्छा है, तो वो वहीं पे है तो अच्छा है। लेकिन ओजोन ग्राउंड पे भी बनता है। ओजोन जो हमारे व्हीकल चलाते हैं उससे कुछ केमिकल्स निकलते हैं जिससे ओजोन क्रिएट होता है, तो जो ग्राउंड पे ओजोन बनता है दैट इज नॉट गुड। जो ओजोन लेयर है दैट इज इनटू द किस स्फीयर में है, गुड, स्ट्रेटोस्फीयर है। जो पहला स्फीयर है वो क्या है, टोपोस्फीयर। टोपोस्फीयर के बाद स्ट्रेटोस्फीयर, उसके बाद मेसोस्फीयर, उसके बाद आइनोस्फीयर, एनियोस्फीयर के बाद थर्मोस्फीयर। आइनो में ही थर्मो दोनों ओवरलैपिंग है, और एक्सोस्फीयर सबसे बाहर वाला है। एक्सोस्फीयर के बारे में हमें पता भी नहीं है, वी हैव वेरी लेस नॉलेज, ओके। तो स्ट्रेटोस्फीयर के जस्ट ऊपर वाला सतह है उसी में है, बहुत ऊपर नहीं है, जस्ट टोपोस्फीयर के थोड़ा सा ऊपर है तो उसी लेयर में है, ठीक है। स्ट्रेटोस्फीयर इज वेरी मच यूजफुल फॉर द, जो एरोप्लेन भी चलता है तो स्ट्रेटोस्फीयर में चलता है, ये पता है ना आप लोगों को, ठीक है। पीसीएस में पूछता है डायरेक्ट ये सब क्वेश्चन। ओजोन पे तो कई बार पूछता है, ओके। ओजोन लेयर पे ओजोन का कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, ओजोन कहाँ पे सही है कहाँ पे गलत है। स्ट्रेटोस्फीयर में सही है, हमारे यहाँ पे बनना स्टार्ट कर दे तो एयर पोल्यूशन होता है, हमारे लंग को वो कंजेस्ट करता है, लंग की बहुत सी बीमारियां होती हैं, ठीक है। तो ओजोन वाला जो चल रहा है हमें कि ओजोन से को जो हार्मफुल है ओजोन लेयर के लिए, वो वाला जो प्रोटोकॉल है दैट इज द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। अभी ये सब जो चल रहा है, अभी जो बाकू में चल रहा है, अजरबैजान में चल रहा है, उससे कुछ नहीं लेना है, ये अलग है। ये मॉन्ट्रियल कनाडा में था, वहां पे हमने किया था और ये बहुत सक्सेसफुल रहा था। ओजोन होल हमने भर दिया था, जो ओजोन होल हमारे सैटेलाइट से पता चल रहा था गायब हो गया है, अभी जो हम सैटेलाइट से इमेज आ रहे हैं उसमें वो भरा हुआ है। दिस इज अ वेरी सक्सेसफुल इंटरनेशनल एग्रीमेंट। जैसे आता है ना कि इंटरनेशनल लेवल पे बहुत कम सक्सेस का चांस मिलता है, जो एक्सेप्शनल केस है जहाँ पे इंटरनेशनल लेवल पे एग्रीमेंट सक्सेसफुल हुए हैं, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल वन ऑफ दैट एग्जाम्पल। अब कंप्लीट हो गया है, अब जिस तरीके से वो होल हो गया था वो अब नहीं है, बहुत कुछ वो नॉर्मलाइज हो गया है। क्लियर हो रहा है? कब आया था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल? दैट वाज इनटू 1989। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जो होते हैं उन्हीं पे हमने रोक लगाया था। ये वाला समझ में आ गया? ओजोन का अलग मैटर है, ग्लोबल वार्मिंग गैसेज अलग होते हैं। ग्लोबल वार्मिंग गैसेज ये होते हैं कि जो हम गैसेज एमिट करते हैं वो जाके लेयर बना लेते हैं बादलों के रूप में, और वो जो बादल होते हैं इन गैसेज के, वो क्या है, जो आती है उसको तो आने देते हैं, लेकिन जो सनरेज यहाँ से एब्जॉर्ब होती है अर्थ से, और अर्थ जो रेडिएशन एमिट करता है उसको एब्जॉर्ब करके वापस फेंक देती हैं। तो मानिए वापस जा रहा है एनर्जी,
कैच किया वापस फेंक दिया तो क्या होगा, एनर्जी बढ़ेगी ना, ऑलरेडी सन से आ ही रहा है। और एक जो बाहर नेचुरल रूप से जा रहा है, जैसे नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, जितना सन रेज से आता है उतना वापस चला जाता है, तो ग्लोबल टेम्परेचर सेम रहता है, आया फिर वो रेमिट कर दिया। लेकिन दिक्कत है कि सन रेज से आया, फिर आपने रोका यहाँ पे ग्लोबल वार्मिंग जो गैसेज हैं, ग्रीन हाउस गैसेज, और वापस भेज दिया, तो जो गर्मी का ड्यूरेशन है बढ़ गया ना, ओवरऑल जो टेम्परेचर है बढ़ रहा है। क्लियर हो रहा है ये वो चीजें, ठीक है। तो जो ग्रीन हाउस गैसेस से रिलेटेड प्रोटोकॉल है, दैट इज द कियोटो प्रोटोकॉल, और ये जो इन फोर्स में आया था 2005 में। और कियोटो प्रोटोकॉल के ही अंडर में हमने एग्रीमेंट भी किया, पेरिस एग्रीमेंट 2015 में, और ये डिसीजन लिया कि हम जो ग्लोबल टेम्परेचर है वो 2 डिग्री सेंटीग्रेड पे हम ला के रोक देंगे। और इसमें बहुत से सीओपी होते रहते हैं, अलग अलग डिसीजन होता है। जैसे कोपेनहेगन में डिसीजन लिया था कि 100 बिलियन हर साल हम देंगे डेवलपिंग वर्ल्ड को। अभी जो हो रहा है अजरबैजान में सक्सेस नहीं हुआ, अगर अजरबैजान में 1 ट्रिलियन वाला सक्सेसफुल हो जाता तो उसको क्या कहते हैं कि अजरबैजान का जो प्रोटोकॉल है या जो हमारा उस समय का डील है, जैसे यहाँ पे ग्लासगो का जो पैक्ट है, पैक्ट के भी नाम से कहते हैं, ग्लासगो पैक्ट में हमने ये किया था, लॉस एंड डैमेज फंड अलग से बनाएंगे कि मानिए क्लाइमेट चेंज के कारण कहीं पे कोई आइलैंड है डूब गया, उसका कुछ पार्ट तो लॉस हो गया, तो उसके लिए हम कंपनसेट करेंगे। वो कंपनसेट का पैसे के लिए हम क्या करेंगे, एक अलग फंड बना देते हैं। डेवलप्ड वर्ल्ड के जो कंट्रीज हैं वो इस फंड में पैसे देंगे, और जब भी कोई लॉस होगा तो हम फंडिंग वहां से करेंगे। तो किससे बना था, 2021 का जो ग्लासगो सीओपी की मीटिंग होती रहती है उसमें ये डिसीजन लिया गया था, इसीलिए ये पैक्ट हो गया। जैसे इस बार अगर 1 ट्रिलियन वाला फाइनलाइज हो जाता, जैसे टाल दिया ना अगले साल के लिए, तो हम क्या कहते हैं, बाकू पैक्ट बोलते हैं, बाकू पैक्ट ही बोलते हैं ना, बाकू में होता, ग्लासगो में हुआ तो ग्लासगो को ग्लासगो क्लाइमेटिक पैक्ट कहते हैं। तो जो इस जगह पे होता है, जैसे मॉन्ट्रियल क्या है, जगह का नाम है, कनाडा का एक जगह है। जैसे कियोटो क्या है, एक जापान में जगह का नाम है। जिस जगह पे होता है वो मीटिंग, उसी मीटिंग के नाम पे हम उस पैक्ट का नाम या एग्रीमेंट का नाम रख देते हैं। जैसे पेरिस एग्रीमेंट क्या है, 2015 का जो COP21 वाली मीटिंग हुई थी पेरिस में हुई थी, इसीलिए उसको पेरिस एग्रीमेंट कहते हैं। 2015 में, तो 2015 से 2030 तक का हमने एग्रीमेंट किया था। जैसे अभी हम एग्रीमेंट बाकू में होता तो क्या करते हैं, 2025 से 2035 तक $1 ट्रिलियन हम डेवलप्ड वर्ल्ड से मांगते हैं, ठीक है। तो वो बाकू पैक्ट हो जाता है या बाकू एग्रीमेंट बोल देते हैं। इस पे पूरा आपका क्लास लगेगा, डिफरेंट जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है, जितने भी एग्रीमेंट हुए हैं इन्वायरमेंट के क्लास में, ये अलग से इसका क्लास लगेगा। लेकिन अभी हम लोग पढ़ते रहेंगे तो वो याद हो जाएगा, तब एक तरीके से उस समय यू विल हैव मोर क्लियर। ये देख लेते हैं सैलियंस फिश, ये सैलियंस ऑफ द प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट। अब इसका क्या है, मेन जो ये आया था 1991 में आया था। 1991 में जो बाबरी मस्जिद का केस था, बाबरी मस्जिद का केस था, उसको ये लेके बोला गया था कि जहाँ पे बाबरी मस्जिद था वहाँ पे हरिहर मंदिर था, और बाबर के जनरल ने तोड़ के उसको बनवाया था 1529 में। तो अब ये आया, फिर इसको हटाने के लिए कि इस तरीके का झगड़ा फिर ना हो, तो हमने प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट लेके आया। और यहाँ पे हमने कहा कैरेक्टर ऑफ प्लेस ऑफ वर्शिप कैसे डिसाइड होगा, वो डिसाइड होगा 1947 में 15 अगस्त के दिन। जो उस जगह का नेचर होगा, अगर उस समय वो मंदिर होगा या मस्जिद होगा हम मान लेंगे, उसके एक दिन पहले भी उसका नेचर क्या है उससे हमें कुछ नहीं लेना है। वो अगर कोई भी केस इसलिए करता है कि इसका मंदिर का नेचर क्या था क्या नहीं था, तो हम सिर्फ ये देखेंगे कि नेचर 1947 में क्या था। अगर वो कुछ भी कहता है कि हिस्ट्री में ऐसा किया गया, तो वो हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, केस फाइल ही नहीं होगा, उस पर कोर्ट में सुनवाई ही नहीं होगी। क्लियर हो रहा है, सुनवाई तभी होगी जब आप ये दलील लेके जाएंगे कि अभी तोड़ के बनाया है, क्योंकि अभी रिसेंटली हुआ ना, आजाद हुए तो नया नेशन बनाया। अब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, पहले तो एक नेशन भी नहीं थे, आजाद हुए तब अभी हम 580 राजवाड़ा थे। ओके, अब राम जन्मभूमि को अलग इसलिए कर दिया था, ये एग्जेम्प्ट किया था, एग्जेम्प्ट का मतलब छूट दिया था उस एक्ट के थ्रू, क्योंकि वो पहले से ही केस चल रहा है। जैसे रूल ये होता है कि आपने कोई लॉ बनाया, तो लॉ जिस दिन लगेगा उसके बाद से चीजों को रोकी जाएंगी, ये नहीं कि पीछे क्या हुआ वो नहीं देखते। आदि गेटिंग ना, जैसे लॉ ये बनती है तो उस लॉ से रिलेटेड प्रोविजन जिस दिन से लागू होगा, जिस दिन वो लॉ इंट्री किया। जैसे पान थूकने पे अगर 2 साल की सजा हो और लॉ कल बनाते हैं, तो ये नहीं कि 2 महीने पहले किसने पान खा के थूका उसको जाके हम पकड़ के जेल में बंद कर देंगे, क्योंकि जिस दिन लॉ लगेगा उसके बाद से फाइन, पेनल्टी एंड जो भी चीजें इंप्लीमेंट होंगी उसके बाद से होंगी। ठीक है,
अब जो अयोध्या का भी डिस्प्यूट था, भले अयोध्या टेम्पल को दे दिया अयोध्या मंदिर बनाने के लिए राम टेम्पल, लेकिन उसमें उन्होंने ये भी जस्टिफाई किया था जो ये प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट है ये एकदम कॉन्स्टिट्यूशनल है और इसको हम फॉलो करेंगे, ये सेक्युलर कैरेक्टर ऑफ इंडिया को इंटेक्ट बनाता है, देश में हार्मनी के लिए बहुत ही अच्छा एक्ट है। उन्होंने भी बोला था, भले उन्होंने डिसीजन राम मंदिर के लिए लिया था बट ही इट वाज वेरी क्लियर अबाउट द दिस एक्ट। ठीक है, अब ये दिक्कत आया कि ये क्लियर था कि उसमें क्या है कि नेचर ऑफ प्लेस ऑफ वर्शिप जो 1947 में होगा वो हम मान लेंगे वही नेचर है, वही कैरेक्टर है, कैरेक्टर हम चेंज नहीं करेंगे। लेकिन अब दिक्कत है कि 2022 में ये अभी भी जो ओवरऑल जो लॉ है, दिस लॉ ऑफ द प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट, स्टिल इट इज इन द सुप्रीम कोर्ट। भले ये अयोध्या केस में उन्होंने जस्टिफाइड किया, उसके सपोर्ट में बोला, पर अलग से केवल इस लॉ को जज करने के लिए कि ये लॉ कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, एक केस है और केस बीजेपी के एक लीडर हैं, व्हाट इज द नेम, अश्वनी चौबे या क्या नाम है, कहीं पे तो है, जो केस फाइल किया है बीजेपी के एक लीडर ने किया है, कहीं दिख रहा है, अश्वनी कुमार उपाध्याय। अच्छा, अश्वनी कुमार उपाध्याय ने ये केस दायर किया है। उन्होंने ये बोला है कि अगर आप 1947 में फ्रीज कर देते हैं तो जो हिंदूज के साथ इनजस्टिस हुआ है पास्ट में वो हम रेक्टिफाई नहीं कर पाएंगे और रिक्लेम नहीं कर पाएंगे अगर प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट को जस्टिफाइड किया जाए। ये हमारे साथ इनजस्टिस करेगा, हिंदूज के साथ ये इनजस्टिस है। ये केस करके इन्होंने ओवरऑल पूरे एक्ट को ही क्वेश्चन किया है कि इस एक्ट को ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया जाए। समझ में आ रहा है क्या केस किया है? केस ये किया है कि वो केस क्या कह रहा है कि आप किसी भी प्लेस ऑफ वर्शिप का नेचर फिक्स कर दे रहे हैं, फ्रीज कर दे रहे हैं, तो इससे क्या होगा कि जो पास्ट में इनजस्टिस है, माने हिंदूज के साथ जो इनजस्टिस हुआ है वो हम कैसे सही कर पाएंगे, रिक्लेम नहीं कर पाएंगे प्रूव करके। तो इन्होंने कहा कि ये लॉ ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल है बिकॉज जो हिंदूज का राइट है उसको वायलेट करता है। ठीक है, अब सुप्रीम कोर्ट में ये केस 4 साल से अभी भी कुछ क्लियर कट नहीं आया है, लेकिन जो अयोध्या में है या जितने भी केसेज आए हैं वहां पे सुप्रीम कोर्ट इनडायरेक्टली, जैसे होता है कि ये केस खुद ये एक्ट केस हुआ है, एक होता है कि बाबरी मस्जिद का केस आप चला रहे हैं, उसमें इस एक्ट पे डिस्कशन हो गया कि अरे ये एक्ट पहले से ही प्रोटेक्ट करती है तो ये सही होना चाहिए कि नहीं। तो जितने भी केसेज में ये एक्ट आया है इस एक्ट को इन्होंने बेस माना है सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिफाइड किया है कि एक्ट बहुत सही है, सेकुलरिज्म को लाने के लिए, हार्मनी को लाने के लिए और ब्रदरहुड को लाने के लिए ये है। लेकिन खुद इस केस पे जजमेंट अभी नहीं आया है, ये अभी भी सब जुडिस है। समझ रहे हैं ना क्या है ओवरऑल? इस लॉ के बारे में बहुत सारे स्टेटमेंट तो आए हैं बट इस लॉ का खुद का अभी फाइनल नहीं आया है। अब दिक्कत यह है कि 2022 में जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे उस समय डीवाई चंद्रचूड़ केवल जज थे और जो चीफ जस्टिस थे यू ललित थे, 2-3 महीने के लिए चीफ जस्टिस हुए थे। तो वहां पे इन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो ऑब्जर्वेशन दिया बोल के ही बोला, उन्होंने कहीं रिटेन में नहीं दिया। ओवरऑल जो जजमेंट का जजेस का जो कोई भी स्टेटमेंट होता है वो बाइंडिंग नहीं होता है। बाइंडिंग ये होता है जो रिटेन ऑर्डर आता है, जैसे हम लोग आर्टिकल 142 पढ़ रहे थे कि जो अगर कोर्ट से कोई भी ऑर्डर आता है वो इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा थ्रू आउट द इंडिया, जिससे सुप्रीम कोर्ट को बहुत ज्यादा पावर मिल जाता है। जस्टिस लाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का जितना भी ऑर्डर होता है उसको आप फॉलो करेंगे, ये था ना। लेकिन वो रिटेन होना चाहिए, दैट शुड नॉट बी ओरल। होता है ना जजमेंट हम सुन रहे हैं उसमें भी कुछ कुछ बोल देते हैं। तो उसी में जो चीफ जस्टिस उस समय के सिर्फ जज थे डीवाई चंद्रचूड़, उन्होंने बोला कि ठीक है प्लेस ऑफ वर्शिप का जो नेचर है वो हम बदल नहीं सकते, लेकिन नेचर क्या है उसको भी असर्टेन करने के लिए सर्वे होना चाहिए ना। जैसे उन्होंने कहा नेचर को जानने के लिए सर्वे होना चाहिए। पहले तो एकदम कह दिया कि मस्जिद है, मंदिर है तो मंदिर है, लेकिन अब ये कह रहे हैं कि मंदिर है कि मस्जिद है इसको भी तो असर्टेन कीजिए सर्वे करा के। अब ये जब से इन्होंने बोला तो उसमें क्या हो रहा है कि असर्टेन करने के लिए जब सर्वे होता है तो मानिए उसमें से कुछ मूर्तियां निकल गई, कुछ स्टैचू निकल गए, कुछ ऐसे पिलर निकल गए जो हिंदुओं से रिलेटेड है, तो ये बहसबाजी अब स्टार्ट होने लगी है कि नेचर ही हिंदूज है। क्लियर हो रहा है? भले उसमें आप मस्जिद बाद में बनाए हैं, लेकिन अगर उसमें से ये सब निकला है, जैसे
बनारस वाला क्या था, बनारस वाला जो केस है अभी ज्ञान वापी में है, उसमें ये है कि वहाँ पे कोई जगह है जहाँ पे तहखाना है, वहाँ पे जाके कुछ पूजा वूजा करते थे, वहाँ पे पहले से ही कुछ छोटा मोटा कुछ पत्थर रख के या कुछ भी हो करके हम लोग स्टार्ट कर देते हैं पूजा। जैसे अभी सामने पेड़ लगा दिया, पेड़ लगा के उसको पूजा करेंगे, आंवला का हो या कोई भी पीपल का हो जाता है ना कहीं पे भी। तो अब नेचर क्या है, मतलब उसको असर्टेन करने के लिए आप सर्वे करा रहे हैं। अब सर्वे में आप हर चीज पे कहेंगे नेचर ये है। आप दीवार पे, मस्जिद के दीवार पे जाकर अगरबत्ती खोज दीजिए, वहां टीका होकर लगा दीजिए, फिर आप कहेंगे कि नेचर तो ऐसा है। तो इसी बात को लेके काफी मतलब मेन जो डिस्प्यूट हो रहा है, जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, जितनी भी इस तरीके की चीजें आ रही हैं, जो उनके ऑब्जर्वेशन से था कि अब नेचर असर्टेन करने के लिए सर्वे कराइए, उसको लेके है। अब इस सब में तो आदेश इसीलिए दे दिया ना क्योंकि उनका ऑब्जर्वेशन था। सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ क्यों कर दिया, ज्ञानवापी में भी यही सब ऑब्जर्वेशन देखे, तो यही इस आर्टिकल में कहा जा रहा है कि ओवरऑल सुप्रीम कोर्ट को कोई क्लियर का डिसीजन लेके आना पड़ेगा, वरना ये मंदिर मस्जिद का जो इशू है बहुत ज्यादा होने लगेगा और इससे हार्मनी को दिक्कत होने लगेगी ओवरऑल सोसाइटी में। अभी तो स्टे लगा के रखा है, अभी तो कोर्ट में ही है। तो सर्वे के लिए तो हाँ बोल दिया है सुप्रीम ये हाई कोर्ट ने, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में अभी ये केस सर्वे के लिए, कि सर्वे आप देख लीजिए कि क्या है। तो सर्वे आएगा, रिपोर्ट आएगा, रिपोर्ट के बाद उस पर डिबेट होगा, फिर पॉलिटिक्स होता है। सबसे ज्यादा दिक्कत पॉलिटिक्स को लेके है, दैट इज द मेन इशू, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं, लेकिन अगर इस पे जजमेंट आ जाए ना प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट पे क्लियर कट, और ये बता दें कि कैरेक्टर को करने के लिए क्या मेन क्राइटेरिया रखा जाए, तो सारा सोल्यूशन हो जाए, ठीक है। तो ये आर्टिकल आप लोग पढ़िएगा, काफ़ी इस पे अच्छे से अच्छे अच्छे जजमेंट भी हैं, कुछ कुछ जजमेंट काफ़ी अच्छे हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट फ्रॉम द टुडेज न्यूज। बाकी सब तो आप लोग याद करने वाला है, कुछ लाइनें हैं वो देख लीजिएगा। 1984 में भोपाल डिजास्टर का है, वो गैस निकला था, तो वो हम लोग कभी पढ़ेंगे, ठीक है। एक यहाँ पे है जस्टिस मनमोहन को अपॉइंट किया है सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि डीवाई चंद्रचूड़ ने अभी रिटायरमेंट हुए, तो एक जगह खाली हुआ, तो एक इन्होंने इनसे भरा है, ठीक है। तो पीसेस में पूछ सकता है कि अभी जो हुआ है अपॉइंटमेंट, तो ये पूछ देगा कहाँ से उनको अपॉइंट किया है। तो ये इसके पहले दिल्ली के हाई कोर्ट के जज थे और अभी सुप्रीम कोर्ट में इनको प्रमोट किया है। जो हमारा अपॉइंटमेंट प्रोसेस है वो आर्टिकल 124 है। आर्टिकल 124 से हम अपॉइंटमेंट का प्रोसेस है, कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट करता है, और प्रेसिडेंट किसके रिकमेंडेशन पे करता है, कोलिजियम सिस्टम। कोलिजियम सिस्टम में कौन कौन होता है, एंड 4 सीनियर मोस्ट जज, ठीक है, सिंपल। वो तो हो गए, उनके जगह पे बन नहीं गए, खन्ना संजीव, तो उन वो होंगे, आ तो गए चीफ जस्टिस। चीफ जस्टिस तो हमेशा कोई ना कोई फिलअप कर ही देता है। मोर SC/ST एक्ट, हमारे जो मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा है कि दिस इज ड्यू टू दिस, तो बस ये नॉर्मल है। आपको भी एक चीज़ पता होना चाहिए कि एक आप भी पॉइंट लिख सकते हैं कि लोग अवेयर ज़्यादा हो रहे हैं तो केसेज और ज़्यादा हो रही हैं, यही यही चीज़ें। ऐसे एक और लॉजिक था कि यूपी का एक कोई रिपोर्ट आया था, उसमें यूपी गवर्नमेंट ने ये कहा था कि कुछ तो कि डिजिटल सेक्सुअल या कोई ऐसा था कि वुमेन के साथ जो रेप का केसेस था, जो डिजिटल या कुछ ऐसे था, उसमें यूपी 0 था और केरला में बहुत हाई रेट था। तो ये वहाँ पे भी लॉजिक यही दिया जाता है, जा रहा था कि यूपी में ऐसा नहीं है कि क्राइम नहीं है, क्राइम सबसे ज़्यादा यहाँ पे है, यहाँ पे लोग अवेयर नहीं है, पुलिस खुद रजिस्टर नहीं कर रही थी उस केस में। केरला में अवेयर है, एजुकेटेड है, वहाँ की पुलिस थोड़ी सी बहुत लिबरल है, तो वो केसेस रजिस्टर करते हैं। यही लॉजिक इसमें भी दिया जाता है कि दिल्ली को बीच में रेप कैपिटल ऑफ इंडिया बोल रहे थे, काफ़ी रेप का केसेस दिल्ली से भी आ रहा था। तो वहाँ पे भी यही था कि दिल्ली में पीपल आर मोर एजुकेटेड, वो काफ़ी रजिस्टर्ड करते हैं, तो इसीलिए वहाँ की संख्या काफ़ी ज़्यादा दिखती है। यहाँ पे भी ये सब केसेज है, लेकिन यहाँ पे रजिस्ट्रेशन जो FIR ही नहीं रजिस्टर करते हैं, सबसे बड़ी दिक्कत ये है। तो ये सिर्फ एक पॉइंट है जो आपके दिमाग में रहना चाहिए। यू कैन गिव योर लॉजिक, जैसे आप कोई भी आंसर लिखते हैं तो सब पहलू लिखते हैं ना, तो आप एक पहलू ये भी लिख सकते हैं कि जो SC/ST के जो ज़्यादा केसेज है अवेयरनेस को भी लेके है, ठीक है। क्लियर हो रहा है? सो हियर वी विल कंक्लूड आवर सेशन। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द सेशन, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।